नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे एलटी वाले बच्चों के लिए, जो उनके आईआर के टॉपिक में है। लास्ट में दिया गया है ना कि 3 संबंधों पे पूछा गया है: भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत नेपाल का संबंध और भारत श्रीलंका का संबंध। तो भारत पाकिस्तान के संबंध पे मैंने 2 प्रश्न कराए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लें। भारत नेपाल पे भी पीछे मैंने क्लास करी करी है, बहुत बढ़िया से कराई है, तो आप उसको भी देखें। और जो आपका अंतिम आईआर का टॉपिक है भारत श्रीलंका संबंध, तो आइए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए प्रश्न ये है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में श्रीलंका के महत्व को बताते हुए वर्तमान में दोनों देशों के बीच क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करना है। तो आपको ये दिखाना है कि चूंकि भारत की नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसके तहत उसमें श्रीलंका का क्या महत्व है, इसको बताना है कि भाई जो पड़ोसी प्रथम की हमारी नीति है, उस नीति में श्रीलंका का क्या स्थान है। और फिर वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच में क्या चुनौतियां हैं, तो उसकी चर्चा करते हुए आपको एक निष्कर्ष देना है। 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान एक नया अनाउंस कर रहा है जीआईसी को लेकर के। जीआईसी, यूपी जीआईसी में देखिए, एक तो उसका फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और 2 पेपर हो जो उसके ऑप्शनल है, जो एक तो हिस्ट्री है, दूसरा सिविक्स है। तो हम वहां से भी जो है बैच ला रहे हैं। तो इतिहास का बैच और नागरिक शास्त्र का बैच, तो इतिहास वाले और नागरिक शास्त्र वाले बच्चे जो है वो यूपी जीआईसी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के लिए हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से मैंने एलटी में आप जो हमारे एलटी वाले पेड ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको पता ही होगा कि संस्थान ने उनको करीब करीब 240 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया है इसी 2 ढाई महीने में। तो इसी तरीके से वहाँ भी हम कराएंगे। और वहाँ जो क्लासें होंगी, हम वहाँ क्लास भी आकर लेंगे। मतलब वहाँ 3 तरीके से क्लास होगी कि आपको क्लास में भी डिस्कशन करेंगे, आपको प्रश्न देंगे लिखने के लिए, फिर आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और मॉडल उत्तर तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर नागरिक शास्त्र के लिए भी जुड़ सकते हैं। और स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं उनको अभी एक बड़ा ऑफर मिल रहा है, तो ऐसे में जल्दी जुड़े, ऑफर का लाभ उठाएं। पीसीएस वाले बच्चे जिन जो पीसीएस देना चाहते हैं, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ रहा है 750 पदों के साथ। लेकिन सोचिए, जब 200 पद आया था पिछली बार 25 में, बढ़ करके 947 हो गया था, इस बार 750 आ रहा है, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा। तो इसीलिए जो बच्चे पीसीएस को लेके गंभीर हैं वो एकदम मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के कमर कस लें। क्योंकि बिना मेंस लिखे, मतलब अच्छे से तैयार किए, फाइनल सिलेक्शन की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही अगला जो है हमारा टीजीटी पीजीटी का बैच, सफलता बैच, तो आप लोग यहाँ से भी जुड़े। बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसी में मास्टर बनने का सपना अपना आप लोग पूरा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में 2-3 मिनट हमारे चले जाते हैं, तो क्या करिएगा? ये हमको संस्थान के द्वारा निर्देश दे के भेजा जाता है कि सर आपको इतनी चीजें स्टार्टिंग में बोलनी ही बोलनी है, इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, नहीं तो संस्थान चलेगा कैसे। ठीक है? तो चलिए, जो आपको हम ये सब फ्री इनिशिएटिव दे पा रहे हैं, तो इन्हीं सब एडमिशन्स की वजह से। नहीं तो सोचिए कि कितने खर्चे होते हैं, स्टूडियो होता है, ऑफिस है, कई एम्प्लाई हैं, तो सबको सैलरी देना होता है। तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ें प्रमोशन के तौर पे की जाती हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में श्रीलंका के महत्व को बताते हुए वर्तमान में दोनों देशों के बीच क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करना 12 अंकों का प्रश्न है। तो सबसे पहले बताइए कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में श्रीलंका अपनी रणनीतिक स्थिति, साझा संस्कृति और बौद्ध विरासतों के कारण क्या है, तो केंद्रीय महत्व रखता है। कैसे केंद्रीय महत्व रखता है? सबसे पहले अगर श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, ये अगर है तो यहाँ देखिए ये श्रीलंका है ऐसे, तो कितना करीब है ये हमारा तमिलनाडु वाला जो राज्य है यहाँ से। तो और इस ये अगर बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है, और ये हिंद महासागर है। और फिर यहाँ से तो आप देख ही रहे होंगे कि हरमुज जल संधि है। और फिर आगे आने पर यहाँ आप देखेंगे मलक्का है। तो ऐसे में पूरे हिंद महासागर के लिए
मतलब यदि भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है तो इसमें श्रीलंका की भी भूमिका को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो यही है कि रणनीतिक स्थिति, तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से ये रणनीतिक स्थिति है। फिर साझा संस्कृति है हमारी, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बुद्ध काल से रहे हैं। मौर्य काल में आपने देखा ही होगा कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, तब हम जानेंगे कि आप लोग की टीजीटी पीजीटी की तैयारी बढ़िया है। कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे चल करके चोलों के समय में तो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा श्रीलंका का जो है वो अधिग्रहण कर लिया जाता है। मतलब राजेंद्र फर्स्ट ने तो जो है श्रीलंका को पूरी तरीके से चोल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऐसे में श्रीलंका कुछ समय तक चोलों के समय हमारा एक सब्सिडी मतलब एक तरीके से अधीनस्थ राज्य था, तो चोलों के समय में। तो ये सब कारण है कि मतलब श्रीलंका के जो संबंध है हमारे वो ऐतिहासिक हैं, रणनीतिक हैं, सांस्कृतिक भी हैं। सांस्कृतिक कैसे हैं? बौद्ध धर्म की वजह से, क्योंकि श्रीलंका में भी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है। फिर भारत हिंद महासागर में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को अपना सबसे महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। क्योंकि अगर हिंद महासागर और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के अगर देशों में पहुंच बनानी है तो इसमें श्रीलंका की क्या है, तो महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत इन क्षेत्रों में जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी जो पैठ बनाने के प्रयास में रहता है। और यहाँ पैठ बनाने से जो उसकी दक्षिण पूर्व एशिया में जो बादशाहत है भारत की वो कायम हो सकती है। लेकिन वो बादशाहत कैसे कायम हो सकती है? उसमें श्रीलंका की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में श्रीलंका का महत्व, तो इसमें सबसे पहले कि जो महत्व है तो रणनीतिक स्थिति के तौर पे आप देखेंगे तो भारत के दक्षिणी तट के करीब स्थित यह देश अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की निगरानी और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप श्रीलंका को देखेंगे, यहाँ है तो जो भी हरमुज से ऐसे जहाज चलती है तो और जो मलक्का से होकर निकलती है, तो इसमें क्या है, इसमें श्रीलंका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली चीज। फिर सुरक्षा के सहयोग में आप देखेंगे श्रीलंका के महत्व को कैसे, कि समुद्री डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए भी क्या है, श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा पड़ोसी है। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि समुद्र के रास्ते, मतलब जो आप ट्रेड देखते हैं तो आप लोग को बेसिकली आप समुद्र की यात्रा तो करते नहीं हैं, तो आप लोग को रोड वाला ही ट्रेड या रेलवे वाला ही ट्रेड आपको दिखता है। लेकिन जो बहुत व्यापक स्तर पर ट्रेड होता है वो होता है समुद्री मार्ग के द्वारा। और समुद्र मार्ग में अगर कोई इस तरीके की रणनीति का अवस्थित रखता है, जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ। सोचिए मालदीव छोटा सा है लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो है ही है, साथ ही साथ वो जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महती भूमिका रखता है। क्योंकि एकदम वो ऊर्जा जो रूट है, जो खाड़ी देशों से जो तेल की सप्लाई होती है एकदम उसके मध्य में। तो ऐसे में मालदीव की भूमिका या श्रीलंका की भूमिका बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो ड्रग्स, जो नशीली दवाएं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो चीज़ें होती हैं उसके निगरानी और रोकथाम में भी श्रीलंका की महती भूमिका है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हर क्षेत्र का कुछ विशेष जल वाला भूभाग होता है कि उसमें कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में उस क्षेत्र में आपको सहयोग तभी मिलेगा जब उस देश के साथ आपके वैदेशिक संबंध बेहतर हों। और चूंकि ये हमारा बहुत निकटतम पड़ोसी है, तो ऐसे में अगर इससे हमारे संबंध बेहतर नहीं रहेंगे तो फिर नशीली दवाओं की जो एक खेप अक्सर देखिए पकड़ाती ही रहती है। चाहे मुंद्रा पोर्ट पे आप देखें, अभी आज ही के पेपर में निकला हुआ था। तो उन सब चीज़ों पे रोकथाम, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है तो उस पर रोकथाम तभी लगाया जा सकता है कि जब ऐसे हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारे बेहतर संबंध हो, चाहे वो मालदीव हो, मॉरिशस हो या फिर श्रीलंका हो। तो दो चीज़ों में आपने भूमिका देखी, ऊर्जा रूट के लिए, फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फिर नशीली दवाओं की जो
बढ़ता प्रचलन है, समुद्री डकैती है, इन सब में। फिर आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध, देखिए ये सब तो रणनीतिक संबंध की भी आप चर्चा कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका के साथ आर्थिक और जो सांस्कृतिक संबंध है, कि दोनों देशों के बीच 2500 वर्षों के गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत श्रीलंका में आवास, स्वास्थ्य और ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग करता है। चूंकि हमारे इतने पुराने संबंध हैं, और आप देख रहे होंगे कि भाई बुद्ध काल से ही चीजें चली आ रही हैं, और वर्तमान में भी भाई लिट्टे के पहले तक भाई जो लिट्टे, जो तमिलनाडु से समर्थित एक संगठन था और आतंकवादी संगठन था, और उसने जो है, अगर इस श्रीलंका को आप देखेंगे तो श्रीलंका के जो उत्तरी भाग है ये सब क्षेत्रों पर, तो यहाँ से उसको भारत से सपोर्ट मिलता था, और ये सब भाग पे लिट्टे का प्रभाव था। उसका नेता था प्रभाकरन। तो उसके पहले तक बहुत अच्छी मतलब संबंध होते थे भारत और श्रीलंका के बीच। लेकिन लिट्टे के प्रभाव ने मतलब चूंकि अब किसी देश में जा करके किसी देश से समर्थित संगठन, भाई तमिलनाडु से इसको समर्थन प्राप्त था, तो ऐसे में श्रीलंका की सरकार को ये लगा कि भारत जो है वो अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ, जैसे ईरान को लेकर के लेबनान का जैसे संबंध जोड़ा जाता है, वैसे भारत का संबंध लिट्टे से जोड़ा जाता था, कि इसके सहयोग से नेपाल को अस्थिर कर रहा और नेपाल को धीरे 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 नेपाल के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा। हालांकि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम तो सहिष्णु देश है। हमारी जो विदेश नीति है उसमें क्या है कि हम पंचशील की बात करते हैं, मैंने पहले बताया ही था। तो भारत का वो चाल चरित्र चेहरा नहीं है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो इस लिट्टे मतलब, और वर्तमान में कुछ देश तो ऐसे हैं कि जो अपने आतंकी संगठनों के द्वारा एक अपने पड़ोसियों को अस्थिर किए रहते हैं। ये हमारे ही मतलब समर्थित संगठन थे, और हमने अपने ही संगठन के खिलाफ जो है वो सैन्य कार्रवाई करी थी। और इसीलिए लिट्टे वालों ने जो है राजीव गांधी को अपना दुश्मन माना, और उनकी हत्या में भी लिट्टे का ही हाथ निकल के आता है। मतलब हम अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अपने मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री की शहादत को भी स्वीकार करते हैं, कि मतलब राजीव गांधी भाई चाहते तो शांत बने रहते, उसे नुकसान ही क्या था, भारत की चीजें तो बढ़ ही रही थी। लेकिन नहीं, ये तरीका गलत है भाई। इस तरीके से कल को हमारा ही कोई हमारे ही देश का कोई आतंकी संगठन पैदा हो जाए और वो कह दे कि हम भूटान को अधिग्रहण करेंगे, कोई नेपाल की तरफ भागने लग जाए, तो ऐसे में जो हमारी एक साख है, अंतर्राष्ट्रीय साख है, वो प्रभावित होगी, और ये किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और उसके बाद फिर जब लिट्टे का खात्मा होता तो हमारे नेपाल के सॉरी श्रीलंका के संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो चीन का उभार होता है 1980 के दशक में, और चीन अपने उभार में भारत को सबसे बड़ा खतरा मानता है। उसको ये लगता है कि अगर दक्षिण एशिया में या एशिया में हमें चुनौती कोई दे सकता है, तो अब रूस की वो कुवत नहीं रही है, भारत एक इमर्जिंग पावर है, भारत से चुनौती मिल सकती है, तो भारत को हर स्तर पे घेरो, ताकि भारत जो है अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा रहे और उसकी प्रगति बाधित बाधित रहे। तो ऐसे में वो क्या करता है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वहाँ वो बहुत आक्रामक तरीके से अपनी घुसपैठ बना रहा है, और वो आगे हम बताएंगे भी, जिससे हमारे जो हमारे पड़ोसी है, जिनसे हमारा रोटी बेटी का संबंध तक रहता था, वो प्रभावित हुआ। मतलब सोचिए कि यहाँ जो सिंगली जो तमिल लोग थे उनका शादी विवाह होता था श्रीलंका के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, या जो हमारा नेपाल के साथ जो संबंध था रोटी बेटी का, तो वो सब अगर प्रभावित हुआ तो उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो श्रीलंका में चीन का बढ़ता आर्थिक राजनीतिक दखल, विशेषकर कहाँ, तो हम्बन टोटा बंदरगाह। मतलब सोचिए, हम्बन टोटा बंदरगाह कोलंबो पोर्ट सिटी के निर्माण में किसकी भूमिका, चीन की भूमिका है। और चीन अगर यहाँ निर्माण कर रहा है तो वो अपने जासूसी उपकरण भी लगाएगा, उससे भारत की जो है जो दक्षिण भारत का दक्षिणी जो भूभाग है वहाँ की वो खूब बढ़िया से निगरानी कर सकता है, भारत के रणनीतिक स्थलों की वो पहचान कर सकता है। और निकट भविष्य में यदि चीन के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं तो वो उसका क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। भाई चीन यहाँ है, चीन को अगर भारत चीन के बीच संबंध खराब होता है तो बीच में हिमालय रेखा, यहाँ से तो हिमालय पर्वत है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं कि चीन यहाँ से आके आक्रमण कर देगा। जब भी करेगा वो क्या करेगा, नेपाल से करेगा, बांग्लादेश से करेगा, मालदीव से करना चाहेगा,
फिर पाकिस्तान में वो बैठा ही हुआ है, तो भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बना रहा है कि भाई हम अपने भूभाग से लड़े ही ना, ये जो भारत के पड़ोसी देश है हम यहीं अपना एक सैन्य बेस बनाए और यहीं से भारत को जो है वो प्रभावी मतलब डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, और वही इसकी नीति है। तो अब यहाँ भी हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण में चीन की भूमिका, कोलंबो जो पोर्ट सिटी है उसके निर्माण में चीन की भूमिका, जो भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है, मैंने बताया किस तरीके का खतरा है। फिर भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है मछुआरों के विवाद को लेकर के, क्योंकि इन लोगों का जो मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है आप देखेंगे इतने सटे हुए हैं कि कभी कभी भारत के जो मछुआरे हैं, चूंकि भारत के पास उन्नत तकनीक की मशीनें हैं, तो ऐसे में ये और श्रीलंका के पास ऐसी मशीनें नहीं हैं जो बहुत व्यापक स्तर पर मछली पकड़ सके, तो भारतीय मछुआरे क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र की तो सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं, फिर चूंकि जैसे ही थोड़ी सी उनकी नाव श्रीलंका की जल सीमा में जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियां मिलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका अपने क्षेत्र की जो मत्स्य संपदा है उनका उस तरीके का दोहन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास उस तरीके के इक्विपमेंट नहीं है। तो ऐसे में जो भारतीय मछुआरों का जो लालच है वो श्रीलंका के क्षेत्र में घुसते चले जाते हैं, और फिर श्रीलंका क्या करता है कि इन मछुआरों को जो है वो पकड़ लेता है, इनकी नावों को जब्त कर लेता है। तो ये भी एक तनाव का बड़ा मुद्दा है कि पाक जल डमरू के मध्य में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया जाना एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा है। अक्सर आप देखते होंगे कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और भारत जो है इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करता है, तो श्रीलंका भी कहता है कि भाई ये हमारे जल क्षेत्र का अतिक्रमण है, भाई आपकी मछुआरे जो है वो हमारे जल क्षेत्र में आते ही क्यों हैं। तो फिर ये तर्क दिया जाता है कि जल क्षेत्र है, इतने ज्ञान नहीं होता, इतनी चीजें जानकारी नहीं होती, चले जाते हैं, लेकिन कारण वही है जो भारतीय मछुआरों का लोभ है, क्योंकि उनको वहाँ बहुत ज्यादा मछली मिल जाती है, तो इसीलिए वो वहाँ जाते हैं और खुदा न खासा जब पकड़ाते हैं तो फिर ये संबंधों को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। फिर जो अल्पसंख्यक वाला मुद्दा है जो मैंने अभी पीछे चर्चा करी कि जो ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है, और ये श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ जो है क्या, यहाँ की जो आबादी है वो बेसिकली तमिल बाहुल्य है, और इनका जो कनेक्शन है किससे, तमिलनाडु के साथ है। और ये जो शेष श्रीलंका है यहाँ कौन है, तो यहाँ सिंघली जाति मतलब सिंघली भाषा के लोग हैं, तो ऐसे में यहाँ तमिल और तमिल बनाम सिंघली का मैटर रहता है। और जो भारत की सरकार है वो आरोप लगाती है श्रीलंका की सरकार पे कि जो तमिल वाले जो लोग हैं वहाँ उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है श्रीलंका की सरकार, और ये एकदम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के राजनैतिक अधिकारों विशेषकर भारतीय मूल के जो है और समानता का मुद्दा भारत की घरेलू राजनीति और कूटनीति से क्या है तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ के अगर जो तमिल हैं, अगर अगर इनके साथ कुछ भी श्रीलंका की सरकार जाति करती है तो उससे क्या है कि जो तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, और वो भारत सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भाई श्रीलंका में तमिलों के साथ जो है वो द्वेषपूर्ण बर्ताव हो रहा है, आप जो है इस पे श्रीलंका को सख्त मैसेज दें। और चूंकि हम एक संप्रभु देश हैं और दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हमने पंचशील में घोषणा करी है, तो ऐसे में हम बहुत आक्रामक रूप तो नहीं अपनाते हैं, लेकिन जब भी कभी हमारी द्विपक्षीय वार्ता होती है तो हम वहाँ की सरकार को ये नसीहत तो जरूर देते हैं कि भाई जो तमिलों को लेकर के जो समस्या है उसका आप निराकरण करें, और उनके साथ जो सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं उसको रोकें। तो तमिल अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है इसको भी आप समझ गए होंगे। फिर श्रीलंका की आर्थिक निर्भरता और घरेलू राजनीति, तो श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की थी। मतलब सोचिए कि हमारे ये जो पड़ोसी हैं, चाहे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, कुछ हद तक बांग्लादेश हुआ, तो हम वहाँ की आधारभूत संरचनाओं में
व्यापक स्तर पर सहयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारे पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध रहे, और ये एक नैतिक कर्तव्य भी होता है कि यदि आप अब ऐसे सोचिए कि यदि ये सब हमारे भाई हैं, भाई पड़ोसी हैं तो भाई के समान ही हैं, और यदि हम सशक्त हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने भाइयों को भी जो है उसी तरीके की भूमिका में लाएं, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। वो अलग बात है कि भाई को जब मौका मिलता है तो चीन की गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो वो दूसरा मैटर है। लेकिन क्या करिएगा, आप अगर बिग ब्रदर वाली भूमिका में हैं तो आपको हमेशा इसी तरीके से प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है अगर आप चाइना की तरफ जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, इस तरीके से तो विदेश नीति चलती नहीं है। क्योंकि अगर ये सारे देश चाइना समर्थित हो जाए तो भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ज़्यादा जो है वो संकट में पड़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हमको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, और इसीलिए भारत के जो कुछ लोग हैं वो भारत सरकार पे आरोप भी लगाते हैं कि भाई आप क्यों खर्चा कर रहे हैं जब वो हमको आंख दिखा रहा है। लेकिन क्या करेगा, हम खर्चा करने के बाद भी आंख उसकी देखने के लिए अभिशप्त हैं। कारण ये है कि विदेश नीति ऐसे ही चलती है। हालांकि श्रीलंका में आंतरिक राजनीति उथल पुथल और हालिया सत्ता परिवर्तन के कारण भारत की कई बुनियादी ढांचों से संबंधित योजनाओं पर अनिश्चितता भी बनी रहती। होता क्या है कि जैसे वहाँ एक अभी तो जो सरकार है वो तो न्यूट्रल है, उसका न तो चीन के साथ न तो भारत के साथ, मतलब ये अपनी सरकार चला रहा है। लेकिन इसके पहले जो महिंद्रा राजपक्षे थे, और इनकी बड़ी भूमिका, एक समय था कि ये भारत समर्थित थे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं उसके बाद स्थिति बदलती है और इनका चीन के साथ बहुत बेहतरीन संबंध हो जाता है। और चीन कहता है कि भारत जो भी श्रीलंका में विकास काम कर रहा है उसको बंद करवाइए, और हम अपनी व्यवस्था से सारी चीज़ें आपकी डेवलप कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब सरकारें भारत के पक्ष की नहीं होती हैं तो जो भारत द्वारा वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं आधारभूत संरचनाओं के विकास में, वो सब बाधित होते रहते हैं। और ये हर समय की सरकार, जैसे ईरान में भी है, भारत बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, बीच में हमारे ईरान के संबंध थोड़ा सा खराब हुए तो हमारी जो प्रोजेक्ट हैं वो सब प्रभावित हुए। अफगानिस्तान में इसी तरीके से चीज़ें रही कि जब वहाँ चुनी हुई सरकार थी, मतलब चुनी हुई सरकार क्या, कहने की सरकार थी लेकिन अमेरिका समर्थित सरकार थी, हामिद करजई वाली, तो ऐसे में भारत बहुत ज़्यादा डेवलप कर पा रहा था। जब तालिबान की सरकार आई तो थोड़ा सा वो डेवलपमेंट कम हुआ, क्योंकि तालिबान फर्स्ट के साथ हमारे रिश्ते उतने बेहतर नहीं थे। वर्तमान की जो तालिबान सरकार 2 है उससे हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो हम वहाँ पुनः जो है आधारभूत संरचनाओं के विकास में लगे हुए हैं। तो ये सरकारें बदलती हैं तो ये सब चीज़ें प्रभावित होती रहती है, तो वही आप यहाँ बता रहे हैं। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है श्रीलंका भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी है। हाल के वर्षों में चीन का बढ़ता दखल एवं श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता ने संबंधों को प्रभावित किया है। राजनीतिक अस्थिरता के तहत आप देखे होंगे कि वहाँ के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं सब देश छोड़ के भाग जाते हैं। वहाँ जो फूड को लेकर के जो मूवमेंट होता है, और उसके बाद फिर चुनाव होते ही ये सरकार आती है। और फिर चीन की भूमिका तो आप नकार नहीं सकते, जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनको अपने पाले में करने के लिए चीन क्या है, तो एड़ी से चोटी तक का प्रयास कर रहा है। तो ये सब जो है हमारे जो पड़ोसियों के साथ संबंध है उसको जटिल बनाते हैं। हालांकि सुखद यह है कि दोनों देशों के द्वारा संबंधों को बेहतर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब लाख चीन की घुसपैठ बढ़ रही है या राजनीतिक अस्थिरता है, लेकिन जो विदेश नीति है भारत की वो किसी भी कीमत पर इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और फिर जैसे ही सरकारें बदलती हैं, अपने फेवर की सरकार आती है तो संबंध बेहतर हो जाते हैं। आप ऐसे उदाहरण ले लें कि देखिए मालदीव की जो सरकार वर्तमान में है मोहम्मद मोइजू वाली, वो पूरी तरीके से चीन समर्थित थी, लेकिन बीच में वहाँ कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए, और जो टूरिज्म को लेकर के, और जब उनका टूरिज्म धाराशायी हुआ तो वहाँ की जो सरकार उसको लग गया कि भारत को इग्नोर करके हम अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते। तो फिर क्या किए कि वो संतुलन बनाने की प्रयास किया, और आज मालदीव का अगर चाइना के साथ संबंध अच्छा है तो भारत के साथ भी उतने ही प्रगाढ़ संबंध है। इसी तरीके से जो हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल हुए, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, भूटान के साथ तो खैर हमारे इस तरीके के डिस्प्यूट नहीं है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत नाजुक स्थिति में है। तो ऐसे समय में क्या है ना कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है, और कभी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, लेकिन जब वही संबंधित देश में पक्ष की सरकारें आती है तो वो सब चीज़ें फेवर में हो जाती हैं।
बस आपको इसमें मध्यम मार्ग बना के रखने की जरूरत है कि इसका प्रयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए ना कर पाए। ठीक है, तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि जितने भी मैंने आईआर के क्वेश्चन कराए हैं आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहली चीज, दूसरी चीज, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि और भी टॉपिक है, आप उनको पढ़ें, बस यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बारे में तो मैंने पीछे ही बताया। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यूपीजीआईसी मेंस को लेकर के है, यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के ये बैच है, और जो तीसरा बैच है हमारा वो है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 730 330 7507 पे संपर्क कर सकते हैं। ये संस्थान का नंबर है, आप किसी भी बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।